नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता। चंद्रगुप्त नाटक जो है बीपीएससी के हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र में है। साथ ही साथ यह कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य में भी यह लगा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता पर विचार करने के क्रम में इस शीर्षक को हम लोग 3 भाग में तोड़कर देखेंगे। पहला तो नाटक रंगमंच संबंध, संक्षिप्त में इस पर हम लोग विचार करेंगे। दूसरा चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता पर लगे आरोप या उसकी सीमाएं, और तीसरा उन सीमाओं का जवाब। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाटक रंगमंच संबंध। नाटक क्या है? नाटक भी एक साहित्यिक विधा है, अन्य साहित्यिक विधाओं की भांति, लेकिन यह बाकियों से अलग इस मामले में है कि यह जो है पाठ्य के अलावा, यह श्रव्य के अलावा, पाठ्य के अलावा यह दृश्य विधा भी है। बाकी अन्य साहित्यिक विधा जो होती हैं वह पाठ्य और श्रव्य होती हैं। इसमें तीसरा आयाम जुड़ा हुआ है, यह श्रव्य भी है। मूलतः साहित्यिक विधा है, पहला पॉइंट। दूसरा, यद्यपि कि यह साहित्यिक विधा है लेकिन यह बाकी साहित्यिक विधाओं से इस मामले में अलग है कि यह जो है श्रव्य और पाठ्य के अलावा दृश्य विधा है। और तीसरा जो इसका है नाटक रंगमंच संबंध पे, कि चूंकि यह एक दृश्य विधा है इसलिए इसका मंचन जो है, इसकी मंचन अनिवार्य है, इसका मंचन जो है अनिवार्य है। इस वजह से रंगमंच नाटक के लिए अनिवार्य है। इतना सब होने के बावजूद भी अधिकांश जो है विद्वान यह मानते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। यानी कि हम जैसा नाटक लिखेंगे उसी के अनुसार रंगमंच का निर्माण किया जाना चाहिए, न कि रंगमंच की सीमा जो है वो हमारे नाटक की जो कल्पना है उस पर किसी प्रकार से प्रभाव डाले। रंगमंच जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे वह स्थान जिस पर नाटक का मंचन किया जाता है, स्टेज। ठीक है, तो यह रहा नाटक रंगमंच संबंध। अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता की जो कुछ सीमाएं हैं, उस पर जो आरोप लगते हैं, तो किस किस क्षेत्रों में आरोप लगते हैं उस पर हम लोग आकर एक एक करके देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक पर जो है लगने वाला जो सबसे प्रमुख आरोप है उसकी रंगमंचीयता पर, वह है उसकी भाषा को लेकर। इसकी भाषा को लेकर यह कहा गया है कि इसकी भाषा है वह पात्रानुकूल भाषा नहीं है। यहाँ पर जो हिंदी, जो भारत के लोग हैं वो एकदम संस्कृत निष्ठ, तत्सम निष्ठ जो हिंदी बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं। जो ग्रीक हैं, यवन हैं, वह भी जो है वैसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो पहला आरोप है पात्रानुकूल भाषा का न होना। दूसरा आरोप है संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियों से युक्त भाषा का होना। तो पहला आरोप है पात्रानुकूल न होना। दूसरा है संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग। तो यह इसकी भाषा पर लगे हुए कुछ आरोप हैं। अब आगे आते हैं संवाद योजना। भाषा के बाद संवाद योजना। चंद्रगुप्त नाटक में जो है संवाद योजना भी काफी विवादित है। इसके जो संवाद हैं वो काफी लंबे लंबे हैं, स्वगत कथनों की भरमार है। इसके साथ ही साथ स्वगत कथनों की भरमार होने के साथ ही साथ जो है इसमें गानों गीतों की भी भरमार है। गीतों की भी बहुत अधिकता है इस नाटक में, और गीतों की अनावश्यक उपस्थिति है। आप देखेंगे कि दो लोग बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त दुखी है या बात कर रहा है, अचानक से वो मालविका से बात कर रहा है, बात करते करते ही वो गाना गाने लगती है। तो गीतों की अनावश्यक उपस्थिति हम लोग इस नाटक में देखते हैं। इसकी संवाद योजना पर एक और आरोप है कि इस पे जो है दार्शनिकता का दबाव है। संवाद योजना पर दार्शनिकता का दबाव है। आगे है पात्र योजना। चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता में जो है वो पात्र योजना भी जो है वह बहुत ज्यादा परिष्कृत नहीं मानी जाती है। वह भी विवाद के घेरे में है, वह भी आरोप के घेरे में है। कैसे? तो पात्रों के बीच अनुपातिक संतुलन का निर्वाह ऐसा नाटककार मानते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में नहीं किया गया है। गौण पात्र और मुख्य पात्र जो हैं, कभी कभी गौण पात्र की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा चलने लगती है और मुख्य पात्र पीछे सब साइड में हो जाता है। तो पात्रों के बीच अनुपातिक संतुलन का निर्वाह नहीं किया गया है। दूसरा आरोप है पात्रों की अधिकता। इसमें जो है इस नाटक में गौण पात्रों को छोड़ दीजिए, प्रमुख पात्र भी जो हैं उनकी संख्या भी इतनी ज्यादा है कि
इससे ज्यादा पात्र जुटाना काफी मतलब यह टेढ़ी खीर है। ऐसी एक प्रसिद्ध घटना है कि चंद्रगुप्त नाटक का जब पहली बार मंचन किया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में, तो जो इस नाटक के पात्रों की संख्या थी वो उपस्थित दर्शकों की संख्या से ज्यादा थी। तो इस नाटक में पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है। पात्रों के बीच अनुपातिक संतुलन का निर्वाह नहीं हो पाया है और पात्रों के निजी जीवन जो है, पात्रों के निजी जीवन का प्रसंग भी इस नाटक में कई बार बहुत लंबा खींच जाता है। इससे क्या होता है, नाटक के नाटकीय आवेग का क्षरण होता है, नाटक के नाटकीय आवेग को यह बाधा पहुंचाता है। तो ये इसके पात्र योजना पर लगने वाला आरोप है। अब हम लोग आते हैं दृश्य योजना। इस नाटक की दृश्य योजना को लेकर क्या आरोप लगे हैं? तो दृश्य योजना में क्या है, इसमें बिखराव है, दृश्यों के बीच बिखराव व असंबद्धता है। साथ ही साथ जो है कई ऐसे दृश्य हैं इसमें, इस नाटक में, जिनका मंचन वाकई में बहुत कठिन है। और इन सब सीमाओं को देखते हुए ही, उनके मंचन को कठिनता और बाकी सबको देखते हुए ही हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक की एक और प्रति मतलब एक लिखा था जयशंकर प्रसाद ने, अभिनय चंद्रगुप्त नाम से उन्होंने इसी चंद्रगुप्त का लिखा था, जिससे कि उसका मंचन आसान हो सके और उन दृश्यों को हटाया था। काफी काटछाट उसमें उन्होंने किया था। तो खैर हम लोग बात करते हैं, दृश्य योजना की बात कर रहे थे। तो मंचन इसका कठिन है कई दृश्यों का, क्योंकि कई ऐसे दृश्य हैं जैसे कि इसमें 2 स्थानों पर है कम से कम जहां पे बाघ को मारते हुए दिखलाया गया है, इसका मंचन थोड़ा कठिन है। स्कंधावार का दृश्य है, नदियों का दृश्य है, बड़ी बड़ी नदियों का, नदी के ऊपर पुल बनने का दृश्य है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों का, हाथी और घोड़े के बहुत बड़े बड़े समूह का लड़ते हुए आपस में दिखलाया जाना, इन सब का वर्णन है इसमें। तो ऐसे दृश्यों का मंचन जो है न सिर्फ कठिन है बल्कि नाट्य शास्त्र के अनुसार ये दोषपूर्ण भी माने जाते हैं। अब दृश्य योजना के बाद हम लोग अंतिम में आते हैं वस्तु योजना। नाटक का आकार जैसा कि हम लोग देखते हैं काफी लंबा है, नाटक का जो आकार है वो काफी लंबा है और कथानक के जो हैं कई आयाम हैं और इन आयामों में आपस में संबद्धता नहीं है, बिखराव है। इसलिए वस्तु योजना में क्या आ जाता है, आपस में परस्पर में जो है संबद्धता न होने के कारण उनमें बिखराव हो जाता है। स्थान, क्रिया और काल, संकलन त्रयी जिसको बोलते हैं, स्थान, क्रिया व काल के बीच भी अनुमिति का अभाव है। कोई घटना एक यहाँ घट रही है, दूसरी जैसे कि एक मगध में दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है तक्षशिला में, और समय के बीच जो है, समय का जो है वो भी अनुमिति नहीं बैठ पाता है इस नाटक में। आधिकारिक कथा और जो गौण कथा है, मुख्य कथा और गौण कथा या मुख्य कथा और अवान्तर कथा जो है, उसके बीच भी जो है संतुलन का, अनुपातिक संतुलन का निर्माण नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने पात्रों के संदर्भ में भी बताया, गौण पात्रों की कहानी कभी कभी बहुत लंबी चली जाती है और जो मुख्य पात्र होते हैं वो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर है क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, आधिकारिक कथा और वो अवान्तर कथा जो है उसके बीच अनुपातिक संतुलन का निर्वाह नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, एक तो नाटक का आकार बहुत लंबा हो जाता है और उसका जो मंचन है वो मंचन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। अब प्रभावी कैसे होगा, अगर आप सलमान खान जैसे जो हीरो है, मुख्य पात्र है, उसके लिए फिल्म देखने जा रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, उनके लिए अगर फिल्म देखने जा रहे हैं और पता चला कि जॉनी लीवर है और राजपाल यादव हैं, इनकी कहानी 3/4 फिल्म को घेर लेती है, तो जो है कथानक का जो प्रभाव है, जो होना चाहिए, वो उतना प्रभाव उत्पादक नहीं हो पाता है। तो यह था चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता पर लगने वाला आरोप। चंद्रगुप्त नाटक पर यह भी आरोप लगता है कि इनमें जो है, इनफैक्ट जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर समग्र रूप से आरोप लगता है कि इनके जो पात्र हैं वह कभी बूढ़े नहीं होते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में ही देखिए, इसमें दिखलाया गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है, चंद्रगुप्त जो है उस समय वहां तैयार, उस समय भी वो उससे लोहा लेता है, और सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चंद्रगुप्त राजा होता है, उस समय भी जो है चंद्रगुप्त ने उससे लोहा लिया। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी चंद्रगुप्त, तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उस पुत्री से दोनों का परिचय हुआ था, दोनों में प्रेम हुआ था, और तब आगे जब दूसरी बार उसने आक्रमण किया सेल्यूकस ने यहाँ पर, तब दोनों के बीच विवाह हो गया। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था 326-27 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर ने जो आक्रमण किया था कहीं 305 ईसा पूर्व, कहीं 303 ईसा पूर्व। तो ये भी है, इस तरह से देखते हैं, जो कि संपूर्ण उम्र का अंतर देख लीजिए जोड़कर।
यानी जब पहली बार सिकंदर के आक्रमण के समय अगर कार्नेलिया उसकी पुत्री को उसने देखा होगा तब तो ये बच्चे रहे होंगे, और अभी इस हिसाब से तो ये उम्र का जो है वो निर्वाह नहीं हो पाता है। तो इसलिए इनके नाटकों पर यह भी आरोप लगता है कि ये पात्र जो हैं कभी इनके बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचिता के ऊपर लगने वाले आरोप हैं। अब हम लोग वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे कि ये जो रंगमंचिता पर लगने वाले आरोप हैं वो कहाँ तक सही हैं और इनका समाधान किस तरह से किया जा सकता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ इसमें अच्छी बात अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे भाग में हम लोग जो है इन आरोपों का खंडन और उसका प्रतिवाद देखेंगे, साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद का रंगमंचिता को लेकर जो विचार था उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखलाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।